अच्छा, उमैर आप अवेलेबल हैं? अगर हैं तो ज़रा अपना अनम्यूट कीजिए और यस बताएं आप स्क्रीन स्पीकर नज़र पे। आपको स्लाइड नज़र आ रही है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा हुआ है ऊपर। यस सर आ रही है। चलें जी, गुड। यस सर। अच्छा बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम। और आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है। ये सारी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो रही है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो अब हम स्टार्ट करने लगे। हम दुआ से स्टार्ट करते हैं। और अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी इल्मन नाफ़िअन वासिअन अमीका। और आज का जो टॉपिक है वो हम देखते हैं कि एरर्स क्या होते हैं और एरर्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये ऑलरेडी आप ना काफ़ी खुद से ये काम कर चुके हैं, एरर्स को आइडेंटिफाई भी कर चुके हैं, एरर्स को रिमूव भी कर चुके हैं और डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की थी। आज हम एक स्टैंडर्ड टेक्निक देखेंगे जो एक्चुअल प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं। और उनमें से कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो उनसी विदाउट कंप्यूटर हैं, और कुछ टेक्निक ऐसी हैं जिसके लिए हमें स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर प्रोग्राम्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले ज़रा क्विकली देख लेते हैं। ये पहले भी आप सबको ये बातें 1 2 3 4 स्लाइड्स में जो बातें आएंगी वो आपको ऑलरेडी मालूम है, लेकिन एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट रहे ताकि हम जो बात कर रहे हैं उसकी कनेक्टिविटी रहे, उसके समझने के लिए हम थोड़ा सा रिवीजन इधर करते हैं। एरर्स एक्चुअली 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप से भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन मेनली जो हम अभी इनकाउंटर कर रहे हैं और जो हमें एरर्स फेस करने पड़े हैं अभी तक सारी डेवलपमेंट में, एक जो कॉमन एरर आ रहा था वो है सिंटैक्स एरर, और दूसरा एरर जो है वो सिमेंटिक या लॉजिकल एरर कहलाता है। इसके अलावा भी कुछ एरर्स होते हैं सिंटैक्स और लॉजिकल के अलावा, रन टाइम के एरर्स होते हैं, मेमोरीज के एरर्स होते हैं। उन एरर्स को भी हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो अभी जो एरर्स हैं वो हमारे लॉजिकल एरर्स हैं और सिमेंटिक एरर्स हैं जिनको हमने फेस भी किया है, और हम उनको जो है करेक्ट भी करते हैं। मुझे एक्चुअली कोई बच्चा भी ऑनलाइन हुआ है तो उसको मुझे एक्सेप्ट करना है, तो साथ साथ मुझे ये भी काम करना पड़ेगा कि अभी लाइक ने हमें ज्वाइन नहीं किया। ठीक, अच्छा जी। अब जो सिंटैक्स एरर है वो आपको पता है कि अगर लेट से लिखा हो मेरा बकरी पालतू है, तो इसमें साफ नज़र आ रहा है कि हमने सिंटैक्स ऐड गलत किया है, इसमें मेरा की जगह मेरी होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स ये वाले एरर्स तो कंप्यूटर और कंपाइलर इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करें तो ये एरर इस तरह के हैं कि सीओट लिखा और एट द एंड सेमीकोलन लिखना भूल गए, एंड एल की जगह ई एन नहीं लिखा, सीओट को यू नहीं लिखा, अक्सर हम ये छोड़ देते हैं। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी रिक्वायरमेंट है वो नहीं लिखी, नेम स्पेस के स्पेलिंग मिस आउट कर दी। तो ये सारे एरर सिंटैक्स हैं कि हमने कुछ लिखना था, उसमें लिखते हुए कोई टाइपो आ गया, कोई स्पेल आउट गलत कर दिया, कोई सी जगह कोई चीज़ मिस कर दी, स्पेस ऐड कर दी जहाँ पे ऐड नहीं होनी थी, और ये तमाम एरर कंपाइलर आइडेंटिफाई कर लेता है। तो इसलिए में ये एरर इतना जो है शुरू में तो ऑफ कोर्स आप इससे काफ़ी परेशान रहे हैं, लेकिन ये एरर इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है क्योंकि कंपाइलर हमें बता रहा होता है कि फलां लाइन में फलां जगह पे एरर है। कम से कम वो एग्जैक्ट लाइन नहीं भी बताता तो एटलीस्ट वो हमें हिंट जरूर दे देता है कि एरर की लोकेशन कहाँ पे है और एरर किस तरह का। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे आप प्रोग्राम ज़्यादा लिखते हैं तो सिंटैक्स एरर से आप अवेयर हो जाते हैं। लेकिन दूसरी टाइप ऑफ एरर जो है वो बहुत मुश्किल है आइडेंटिफाई करना, वो है सिमेंटिक एरर, जो लॉजिकल एरर्स हैं। मसलन अगर मैं ये जुमला लिखूं, मेरा बकरा कल गाड़ी चलाकर फैसलाबाद चला गया था, अब इसमें कोई ग्रामर की गलती नहीं, लेकिन ये इट इज़ नॉट सीम प्लॉजिबल थिंग कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो हम सुनकर या पढ़कर हमें लगे कि यार ये ऐसे हुआ होगा, नहीं ऐसे नहीं हुआ होगा। तो ये एरर कहलाता है लॉजिकल एरर, जो हमारी किसी गलती की वजह से हुआ है। अब यहाँ पे कोई ग्रामर की गलती नहीं, मेरा बकरा, मेरा प्रोनोन ही इसके साथ यूज़ होना चाहिए था, इधर मेरी नहीं यूज़ होना चाहिए था, तो चला कर या फैसलाबाद चला गया, चली गई नहीं लिखा हुआ, तो ये ग्रामर के अकॉर्डिंगली ग्रामर है, ठीक है। लेकिन ये वाला एरर जो है वो लॉजिकल एरर है क्योंकि ये समझ नहीं आती ये बात ऐसे ही होगी। तो अक्सर हम प्रोग्रामिंग करते हुए लॉजिकल एरर्स प्रोड्यूस कर देते हैं। इसकी एक एग्जांपल देखें कि मेरी एक रिक्वायरमेंट थी, अगर बच्चा के मार्क्स 60 से ज़्यादा हो तो हम उनको स्कॉलरशिप दे दें, अगर बच्चे के मार्क्स 60 से कम हो तो हम उसको स्कॉलरशिप नहीं देना चाहते। तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिखा। अब हम जब प्रोग्राम चाहते हैं तो कोई एरर नहीं आता, तमाम सिंटैक्स वगैरह सब कुछ बिल्कुल ठीक है।
लेकिन प्रोग्राम हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं दे रहा, तो इसके अंदर कोई लॉजिकल एरर है, यानी कि ऐसा एरर है जो हमने गलती की है उसको बताने में कंप्यूटर को, उसकी वजह से एरर आ गई। तो अगर आप क्विकली देखें तो इस कोड को हम पढ़कर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा ये है, इधर मार्क्स हैं, तो यहाँ पे देखें तो ये मार्क्स लेस देन 60 पे मैंने लिख दिया स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, तो लेस देन 60 नहीं होना चाहिए था, एक्चुअली रिक्वायरमेंट ये थी कि ग्रेटर देन 60 हो तो फिर ये प्रिंट करें। तो ये एक वजह थी जिसकी वजह से जो है वो हम एरर फेस कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये एरर अब हमने इस वक्त अभी कैसे आइडेंटिफाई किया, अभी कोड को रीड आउट करके पढ़ा, कोड को पढ़ा, और कोड को पढ़ने के बाद हमें पता चला कि ये वाला एरर है। तो इस तरह के एरर्स जो है अभी हमने आइडेंटिफाई किया है वो है सिमेंटिक एरर या लॉजिकल एरर। अगर आप इसको फर्दर देखें तो इसके अलावा नेक्स्ट टेक्निक क्या हो सकती है, लेट्स से एक और प्रोग्राम देखते हैं। ये वाला हम देख चुके हैं, ये वाला प्रोग्राम देखते हैं। इसमें हम एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, वी वांट टू राइट ए प्रोग्राम दैट कीप एग्जीक्यूटिंग अंटिल यूजर एंटर यस एंड नो। एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं जो हमेशा चलता जाए जब तक यूजर यस या नो नहीं प्रेस कर देता। ठीक है, अगर जो है वो यस प्रेस कर दे या नो करे तो तब प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए। इसके अलावा यूजर कुछ भी प्रेस करे, मतलब ABCXYZ कोई नाम लिखे, तो प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो बल्कि वो आगे पूछता जाए। अब इसका एक पॉसिबल कोड जो हो सकता है वो ये, अच्छा अब लेकिन ये डिजायर्ड रिजल्ट रिटर्न नहीं कर रहा हमें, तो अब आप में से कोई बच्चा पहले अभी कोड देखें और फिर हैंड रेज करें, आपको कोई बच्चा अगर बताना चाहे कि क्यों एरर है इसमें, किस जगह पे एरर है। अब कैसे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कोड को रीड करके हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट ये है कि प्रोग्राम तब तक चलना चाहिए जब तक यूजर यस या नो नहीं प्रेस करता। अगर यस या नो के अलावा कोई भी और चीज प्रेस करता है तो प्रोग्राम जो है उसको चलते जाना चाहिए। अगर यस या नो प्रेस करता है तो प्रोग्राम को टर्मिनेट हो जाना चाहिए। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो कोई बच्चा आइडेंटिफाई करे कि इसको हम कहाँ पे एरर है और कैसे करेक्ट करेंगे। आप हैंड रेज कीजिएगा फिर मुझे पता चल जाएगा, फिर जैसे मैं कहूँगा आप ऐसे करिए। हाँ जी, 2019 CS152 कॉलमन सुहेब हैं जी। सुहेब बताइए। सर हमें वाइल लूप ऊपर लगानी चाहिए। वाइल लूप कहीं पे चेंज करनी चाहिए, ऊपर करनी चाहिए, ऊपर लगानी चाहिए शायद। अच्छा अच्छा, कोई और बच्चा? कोई और जो है स्टूडेंट शेयर करना चाहते हैं? सफीउल्ला नहीं है इधर क्लास में? सर हूँ। तो बताओ। सर इसमें नॉट इक्वल टू की जगह इक्वल टू आना चाहिए। अच्छा ठीक है, और कोई बच्चा? मोहित बच्चे आप बताएं। सर एक दो क्वेश्चन अपना रिपीट कीजिएगा सर। बच्चे क्वेश्चन ये है कि ये एक प्रोग्राम है जो हमने लिखा है। ये रिक्वायरमेंट ये थी कि जब तक यूज़र यस या नो नहीं प्रेस करता तब तक प्रोग्राम शुड कीप रनिंग। जैसे ही यूज़र यस प्रेस कर दे या नो प्रेस कर दे तो प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाना चाहिए उसका एग्जीक्यूशन। तो उसका एक पॉसिबल कोड ये है, और इस पॉसिबल कोड को जो है हमने जब एग्जीक्यूट किया है तो ये हमें वो वाले रिजल्ट रिटर्न नहीं कर रहा जो हम रिटर्न कराना चाहते थे या उसको गेट करना चाहते थे। तो क्वेश्चन वाज कि वी नीड टू फाइंड द सिमेंटिक एरर,
और लॉजिकल एरर, बिकॉज व्हेन वी कंपाइल दिस प्रोग्राम एंड लगेगा मेरे। हाँ नहीं हमें शो करता क्या है, एंड लगेगा। अच्छा बच्चों, ये इस तरह का जब प्रोग्राम होता है तो सम टाइम ये सिर्फ इस वजह से कि इसको जस्ट रीड आउट करके हमें समझ नहीं आ रही। प्रीवियस एग्जांपल में हमें रीड आउट करके समझ आ रही थी कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। सर जी ये वाइल की ब्रैकेट अपनी भी नहीं लगानी है एक? अच्छा सॉरी, अगर ये मेरा ख्याल है कि कोड मैंने एग्जीक्यूट करके देखा है तो इसमें शायद एरर हो या ना हो, तो वो पॉइंट नहीं है। मे बी लेट्स से हम ये कर लेते हैं, ठीक है आपका शाबाश, बड़ा अच्छा पॉइंट है, इधर वाइल की ब्रैकेट होनी चाहिए। ये अगर एरर है तो दिस एरर इज कॉल्ड द सिंटैक्स एरर। लेट्स से ये ब्रैकेट थी और ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक काम कर रहा था, तो अब एरर क्या है तो वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो एक तरीकाकार ये है कि हम उसको रीड आउट करके करें, लेकिन जब कंप्लेक्स कंडीशन आती है तो रीड आउट सफिशिएंट नहीं होता, वो हमें पता नहीं चलता कि रीड आउट करने से क्या है। तो उस वक्त हम एक दूसरा मेथड है जो हम यूज करते हैं विच इज कॉल्ड दी ड्राई रन। ये भी आपने थोड़ा सा इसको किसी ना किसी तरीके से इसको यूज किया होगा। अब वो ड्राई रन का जो मेथड है उसमें हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि ऑप्शन की शुरू में इस सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसमें जो वेरिएबल्स हैं उनको हम लिस्ट डाउन करते जाते हैं जैसे जैसे वो वेरिएबल्स आते हैं। ऑप्शन की शुरू में जो वैल्यू है वो ब्लैंक होगी, सी आउट प्लीज एंटर यस और नो। हम देखते हैं लेट्स से यस यूजर एंटर कर देता है, हम अज्यूम करते हैं अगर इस पॉइंट पे यूजर यस एंटर करता है इस सीन के ऊपर। अब वाइल के लूप में जब ये आएगा वो देखेगा ऑप्शन नॉट इक्वल टू यस नहीं है, अब ये यस के बराबर है, तो यहाँ पे हम ये चेक करें कि शुड नॉट बी इक्वल टू यस, तो अगर नहीं होगी तो ये फिर ट्रू रिटर्न करेगा। इस वक्त ये क्योंकि है तो ये क्या रिटर्न कर देगा, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देगा। अच्छा, और ऑप्शन नॉट इक्वल टू नो, ये वाली ऑप्शन नो के बराबर नहीं है, ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो किस में एवेल्यूएट होगी, इसका आंसर आएगा ट्रू में, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा और ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। अच्छा, यहाँ पे जो और है इन दोनों में से कोई एक ट्रू हो गया तो ये वाली लाइन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो इसका मतलब वो कहेगा दोबारा से एंटर करो। तो हम चाहते हैं कि अब उसने जैसे ही यस ट्रू या फॉल्स एंटर यस कर दिया था तो हम तो चाहते थे प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाना चाहिए, लेकिन प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो रहा क्योंकि इसकी ये दूसरी कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है। इसी तरह वाइस वर्सा अगर ऑप्शन में यूजर जो है वो नो एंटर करे तो ये चीज जो है वो चले ये तो ट्रू हो जाएगी क्योंकि वो यस के बराबर नहीं है और ये फॉल्स हो जाएगी। अब अगेन इन दोनों में से एक ट्रू हो गया और फिर ये लाइन चल जाएगी, यानी कि यस या नो से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमें अब समझ आ जाएगी कि देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन जो है वो हमें जो है वो चेंज करनी चाहिए। तो अभी जो भी हम कंडीशन चेंज करेंगे अभी हम उस पर नहीं जा रहे, लेकिन ये एक तरीकाकार है कि हम उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके देखते हैं, जिस तरह कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है, तो हम एक एक लाइन के बाद देख रहे हैं कि वो उसका क्या रिजल्ट आएगा और फिर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये एरर इस जगह पे है, और जब एरर आइडेंटिफाई किया फिर उसके सोल्यूशन के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, अच्छा इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो अभी जो है हम सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम ये आइडेंटिफाई कैसे करें कि एरर किस जगह पे और किस वजह से आ रहा है। तो जब प्रोग्राम कम्प्लेक्स होगा तो ज्यादा लाइंस होंगी तो फिर हमें उन तमाम लाइंस को इसी तरह एग्जीक्यूट करके हम चेक कर सकते हैं। तो इस टाइप ऑफ एरर्स को जब हम इस तरह फाइंड आउट करते हैं तो इसको हम कहते हैं हम ड्राई रन करके देखा है, यानी कि कोड को हमने खुद से पेपर के ऊपर, ड्राई का मतलब यही है कि पेपर के ऊपर उससे हमने रन करके देखा है और एक्चुअल कंप्यूटर उसके ऊपर कंपाइलर के ऊपर नहीं चलाया और वहां से हमें पता चल गया कि एरर कौन सा है। तो ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको कोड को खुद से रन करना ज़रूर आना चाहिए, और आपका जब भी जो भी मिड टर्म होगा या फाइनल टर्म होगा उसमें एक पॉसिबल क्वेश्चन होता है कि जो हम देते हैं और हम कहते हैं कि अच्छा ये कोड का रिजल्ट क्या आएगा, तो उसमें आप इसी तरह वन बाय वन एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करके देखते हैं और फिर उसके बाद जो रिजल्ट देते हैं, क्योंकि इस वक्त आपके पास कंपाइलर नहीं होता, आपने कोड देख के बताना होता है ये कैसे। तो इसको जो है वो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम देंगे तो उसके ऊपर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, या आपने जो खुद अपने से कोड लिखे हुए हैं उनको भी आप ड्राई रन देकर देख सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है। जी जी सर आपने जो रिक्वायरमेंट बताई है, अब ये ऑप्शन लूप के अंदर नहीं से इन होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक दफ़ा ऑप्शन इन होगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अब वो सीन सर्वर बच्चे ये इसमें भी है, सॉरी ये इसमें भी है सीन यहाँ पे, ठीक है।
तो ये एक सीन ऊपर है, एक सीन इस तरह वो सुहेब भी कह रहे थे। तो ऑफ कोर्स इसको कोड को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि हम एक सीन ही करें, हम उसको मजीद बेहतर कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स जो है वो डिफरेंट ऑप्शन हो सकती हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जो हम करना चाह रहे हैं। तो अभी हम उसमें नहीं जा रहे, तो ये तो इसलिए बनाया इस तरह गया है ताकि इसमें प्रॉब्लम जनरेट हो, ताकि आपको ये पॉइंट समझाया जा सकता हो। तो अभी ये पॉइंट नहीं है कि हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, बट ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो अभी दोबारा सीन जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो यहाँ पे एड्रेस होगा उसके साथ। अच्छा, एक दूसरी तीसरी प्रॉब्लम देखते हैं। हम ये चाहते हैं कि एक प्रोग्राम लिखें, अगर एम्प्लॉय से ग्रेड पूछें और उसके बाद उसकी सैलरी पूछें, ग्रेड और सैलरी पूछने के बाद फिर हम उसको रेज दें कि अगर उसका ग्रेड 16 है तो हम उसको 10% इंक्रीज दें, और अगर उसका ग्रेड 17 है तो हम उसकी सैलरी को 20% इंक्रीज कर दें। तो इस तरह का प्रोग्राम हमने पहले किया हुआ है, जब हम वीक 2 में या वीक 3 में हमने किसी जगह पे इस तरह का कोई प्रोग्राम किया होगा कि इंक्रीज या डिस्काउंट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब हमने एक प्रोग्राम लिखा है, लेकिन वो हमें वो रिजल्ट नहीं दे रहा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। मतलब हमने जो प्रोग्राम लिखा और उसको टेस्ट केस से टेस्ट किया तो एम्प्लॉय का ग्रेड 16 दिया, सैलरी उसकी 80,000 हमने एंट्री की, उसकी एक्सपेक्टेड सैलरी 88,000 आनी चाहिए थी, लेकिन प्रोग्राम हमें आउटपुट 0 दे रहा है। जो भी हमने कोड लिखा वो कोड में मैं आपको दिखाता हूँ क्या लिखा है। इसी तरह हमने एम्प्लॉय ग्रेड 17 दिया, अब उसके ऊपर 20% सैलरी, उसकी सैलरी 19,000 की, इसके ऊपर जो 20% है जब हम लगाएंगे तो इट विल गिव अस शुड गिव अस 1,80,000 तो 1,08,000 को जो है वो रिटर्न करना चाहिए। तो लेकिन ये जो हमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है ये हमें ज़्यादा रिटर्न कर रहा है, यानी कि ये हमें 8,800 रिटर्न कर रहा है। तो ये दोनों टेस्ट केसेस हमारे जो है वो फेल हो रहे हैं। तो अब हमने रीज़न ढूंढनी है कि फेल क्यों हो रहे हैं। तो कोड हमारे पास ये वाला है जो हमने लिखा है। तो इसको एक तरीकाकार है कि हम इसको लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ें, दूसरा तरीकाकार है हम ड्राई रन दें। अच्छा, तीसरा तरीकाकार अक्सर जो प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं, अब देखें पॉइंट ये है कि हमें ये ढूंढना है कि प्रॉब्लम किस लाइन पे आई है और किस जगह पे आई है और किस वजह से आई है। तो उस जगह पे जो प्रॉब्लम आई है कि सैलरी जो हम एंटर कर रहे हैं वो क्यों हमें यहाँ पे 17 पे ज़्यादा शो कर रही है, कम कर रही है, और 816 पे 0 शो कर रही है। तो उसकी वजह ये है कि हमें एक तो ये हमने तरीकाकार यूज़ किया कि हम इसे ड्राई रन यूज़ कर लें, कोड पढ़ के देखें। मे भी आप में से कुछ बच्चों को देखते ही पता चल गया हो कि इसमें एरर कौन सी लाइन जनरेट कर रही है और किस वजह से आ रही हैं। कुछ बच्चे इसे ड्राई रन देखें तो फिर पता चल जाए। और सम टाइम और अक्सर जो डेवलपर इसे यूज़ करते हैं वो ये वाली स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। वो हम अक्सर में ना प्रिंट करके देख लेते हैं, क्योंकि हम सुस्ती करते हैं, हम ड्राई रन नहीं देख के देखना चाहते। तो हम क्या करते हैं, हम प्रिंट करके देख लेते हैं कि अच्छा इससे पहले सैलरी कितनी थी और इससे पहले बाद में सैलरी कितनी थी। तो हमें समझ आ जाती है कि अच्छा ये इंक्रीज हो रहा है। जब मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो होगा क्या, अगर आप नोट डाउन करें तो ये वाली ना तो मुझे ये वाली लाइन नजर आएगी ना मुझे ये वाली लाइन नजर आएगी। तो फिर मेरे जहन में ख्याल आएगा कि ये दोनों लाइनें तो मैंने लिखी हैं, इन दोनों को चलना चाहिए, ये क्यों नहीं चल रही। तो फिर हो सकता है उस वक्त मुझे ये क्लिक कर जाए कि यहाँ ग्रेड इज इक्वल टू मैंने डालना बोल गया, ग्रेटर देन लिख दिया। अब कोई ग्रेड 16 एंटर करता है तो वो ये वाला इफ स्टेटमेंट तो ट्रू होती नहीं है, और ट्रू नहीं होती तो ये लाइंस भी नहीं प्रिंट होती। तो अक्सर हम प्रिंट करके देखते हैं। तो इसी ये जो हम प्रिंट की स्टेटमेंट यूज करते हैं ये डेवलपर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, और इनका एक नुकसान ये होता है कि अक्सर आप किसी अच्छी वेबसाइट्स पे भी, मैंने बड़ी दफ़ा देखी ये प्रॉब्लम कि लोग इस स्टेटमेंट्स को हटाना भूल जाते हैं, क्योंकि वो टेस्टिंग कर रहे होते हैं, वो कोड चल जाता है, वो खुशी हो जाती है चलो ठीक काम हो गया, वो स्टेटमेंट को हटाना भूल जाते हैं। और जब वो किसी प्रोडक्शन में जाती है, यानी वेबसाइट एक्चुअल होस्ट कर देते हैं, किसी जगह पे लगा देते हैं, उस वक्त वही स्टेटमेंट प्रिंट हो रही होती हैं साथ कि ये एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है। तो ये एक्चुअली प्रोग्रामर्स की हैबिट होती है कि वो सी आउट करके देखते हैं या प्रिंट करके देखते हैं, और फिर ये भी हैबिट होती है वो उसको जो प्रिंट किया उसको डिलीट नहीं करते। तो बहरहाल इससे ज़्यादा अब ये 3 तरीके हमने देखे, कोड को रीड करके, सेकंड हमने देखा ड्राई रन देकर, ड्राई रन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नंबर 3 पे हमने देखा प्रिंट स्टेटमेंट देकर, और प्रिंट का मैंने आपको डिसएडवांटेज भी बताया, लेकिन टेंडेंसी इसकी बहुत ज़्यादा होती है।
लेकिन ये तीनों जी जी डोंट यू थिंक कि जो स्टब टेस्टिंग है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होती है फॉर फंक्शन कॉल्स? हाँ बस ऐसे में ना फंक्शंस की टेस्टिंग कैसे की जाती है, दैट इज ए लिटिल बिट डिफरेंट टॉपिक। और जो अभी आप कह रहे हैं यू आर नेमिंग इट द स्टब टेस्टिंग, असल में ये एक मैकेनिज्म है जो आप डिटेल से पढ़ेंगे जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ेंगे, तो उसमें ये टेस्टिंग के सारे मेथड यूज़ होंगे। तो अभी हम इतनी ज़्यादा उसमें जो है वो डिटेल्स में नहीं जाना चाहते कि ये है। बहरहाल हम एक काम यूज़ ज़रूर करेंगे स्टब से ही मिलता जुलता, जो हमने क्लास में भी लास्ट टाइम करने की कोशिश की थी। एक्चुअली वो आप समझ लें कि वो स्टब ही की कुछ मॉडिफाइड फॉर्म है, दैट इज़ यूनिट टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्टिंग पे आप पर मज़ीद हम एक आधा जो है वो इसी तरह पे लेक्चर रखेंगे जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी वो टाइम नहीं आया। तो स्टब टेस्टिंग आप समझ लें कि वो अलग सवाल, वो अलग है। ये आप उस दिन आए नहीं थे जब मैंने मुर्गे का बताया था, तो अब मैं आज से दिखा नहीं सकता, मुझे कैमरा ऑन करना पड़ेगा। तो वो जो है ना आप समझ लें कि इट इज़ कमिंग इन मे बी नेक्स्ट कोर्सेज। तो गुड शाबाश, स्टब टेस्टिंग बड़ी यूजफुल रहती है व्हेन वी डू दी फंक्शंस कॉल्स, लेकिन after that as well in stub testing we can get same kind of the problems, same kind of semantic logical errors के वहाँ पे भी function के inside कोई error आ गया तो उसको भी फिर identify करने के लिए जो हमारे पास जो तरीकाकार है वो यही है। अच्छा, चौथा जो तरीकाकार है, जो actual आज का लेक्चर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हम किस तरह डायनामिक डीबगिंग टूल्स को यूज़ करके वी कैन टेस्ट अवर सॉफ्टवेयर और अवर प्रोग्राम। तो डीबगिंग टूल्स जो हैं ये से डीबगर कहते हैं। जिस तरह अभी हम एक नाम यूज़ करते थे कि कंपाइलर, जो कंपाइल करता है, इसी तरह का एक टूल होता है विच इज़ कॉल्ड डीबगर, जो हमें डीबग करने की हेल्प करता है। एरर को हिस्टोरिकली बग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पहली दफ़ा जब कंप्यूटर में एरर आया तो वो कंप्यूटर ठीक प्रिंट नहीं कर रहा था। तो बाद में उन्होंने देखा तो उसके अंदर जो प्रिंटर के अंदर है एक जो है कोई बग फंसा हुआ था, उसको उन्होंने निकाला। तो उससे उसको नाम पड़ गया डीबग, कि प्रोग्राम के अंदर मौजूद एरर्स को निकाला जाए। तो एक्चुअली ये एक्चुअल स्टोरी है जो बग से इसको डीबग का नाम दिया था। डीबगर का मतलब कि हम कंप्यूटर में से बग्स निकाल रहे हैं या एरर्स निकाल रहे हैं। तो हम क्योंकि ये डीबगर हिस्टोरिकल नेम है और ये ऐसे ही चलता है, तो हम एरर्स और डीबग एक्चुअली इंटरचेंजेबल जो है वो वर्ड्स हैं अभी के लिए हमारे लिए। कुछ टेक्स्ट ऐसा भी है, लिटरेचर ऐसा भी है जो इन दोनों वर्ड्स को अलग अलग डिफाइन करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी हमें उन डिटेल्स में जाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए दोनों टर्म्स एक दूसरे से इंटरचेंज हम कर सकते हैं, बग को और एरर को। अच्छा, जो डीबगर है मैं उसको ना पहले आपको एग्जीक्यूट करके जो है वो दिखाता हूँ, या चलें पहले मैं आपको स्लाइड्स पे दिखा देता हूँ। होता क्या डीबगर में कि हम डीबगर में किसी भी कोड के अंदर, अपने कोड में किसी भी पॉइंट के ऊपर ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं। यानी कि इस पॉइंट को हम कहते हैं दिस इज द ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट मीन्स कि व्हेन वी एग्जीक्यूट अवर प्रोग्राम वैसे तो ये सारा इस तरह एग्जीक्यूट होता है, ये वैल्यू इनपुट करता है और उसके बाद इट विल कीप एग्जीक्यूटिंग टिल द एंड। लेकिन ब्रेक पॉइंट जब हम लगाते हैं लाइन नंबर 20 पे, इसका मतलब है प्रोग्राम विल स्टॉप ऑन दिस लाइन। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई और प्रोग्राम कभी इस लाइन में आएगा तो यहाँ पे आके स्टॉप हो कर जाएगा। स्टॉप करने से हमें क्या फायदा होगा? हमें असल में ये प्रोग्राम चलता हुआ स्टॉप हो गया। स्टॉप होने से फिर हम मेमोरी को देख सकते हैं। डीबगर हमें मेमोरी भी दिखा देता है। मेमोरी को देख सकते हैं कि मेमोरी के अंदर सैलरी की वैल्यू इस वक्त क्या है, ठीक है, या हमें उसका फ्लो पता चल सकता है कि क्या वो इस इफ स्टेटमेंट में भी दाखिल हुआ है या नहीं, क्या वो इस ग्रेड में दाखिल हुआ है कि नहीं। तो वो जो फ्लो है, फ्लो ऑफ कमांड है या सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम है, वो भी हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आल्सो वी कैन आइडेंटिफाई दी वैल्यूज विद इन दी मेमोरी, कि मेमोरी के अंदर इस वक्त क्या वैल्यूज हैं। अभी पूरा प्रोग्राम नहीं चला, प्रोग्राम के दरमियान में हम किसी जगह पे उसको, जहाँ पे हम चाह रहे हैं उसको रोकते हैं और रोक के उसको वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहता है कि जब हम रियल टाइम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और उस वक्त कोई एरर आ जाए तो ब्रेक पॉइंट्स एक्चुअली हमें काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। जब
और डीबगर हमें काफ़ी हेल्प आउट करता है जब हमारे पास पहले तीनों मेथड काम ना कर रहे हो, यानी कि ड्राई रन काम ना कर रहा हो, वहाँ पे हमें समझ ना लग रही हो, कोड रीडिंग से समझ ना लग रही हो, या प्रिंट की स्टेटमेंट से हमें समझ नहीं लग रही हो। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप सी आउट और प्रिंट की स्टेटमेंट ना यूज़ करें, पहले दोनों मेथड जो है वो आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करें। और वो डीबगर की भी जो है अपनी कॉस्ट है, उस पर ज़्यादा टाइम लगता है, तो पहले दो मेथड पे अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। फिर भी अगर आपको ना लगे तो फिर आप ये वाला चौथा मेथड यूज़ करें ब्रेक पॉइंट्स का और डीबगिंग का, तो उससे आपको ये हेल्प होगी। अब ये करनी कैसे है? डिफरेंट सिस्टम्स में जो एडिटर्स हैं उसमें डिफरेंट तरह की सपोर्ट है। जिस तरह विजुअल स्टूडियो के अंदर ब्रेक ये डीबगर लगाना बड़ा सिंपल है, वो ऑलरेडी साथ बिल्ट इन आता है। इसी तरह जो लैब के अंदर एक टूल जो इंस्टॉल था, मुझे उसका नाम जेन से निकल गया, उसके अंदर ऑलरेडी डीबगर होता है। विजुअल सोर्स कोड के अंदर पहले से बिल्ट इन डीबगर नहीं आता, इसको इसके अंदर कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। और कॉन्फ़िगर करना कोई मुश्किल बात नहीं है, जिस तरह आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम को चलाया और कॉन्फ़िगर किया, इतनी ही जो है ना उसके ऊपर एफर्ट है। वो मैं आपको एंड पे बता दूंगा कि कहाँ से आप पढ़कर उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो डीबगर जो है वो अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं एग्जीक्यूट करके कि वो कैसे चलेगा। अभी शायद आपको मेरी विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन नज़र नहीं आ रही होगी, मैं इसको अनशेयर करता हूँ स्लाइड्स को और विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन को शेयर करता हूँ, वहीं पे मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। अच्छा बच्चों, ये विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन है, आई होप कि सबको नज़र आ रहा होगा। और इसमें वही प्रोग्राम है जो भी हमने देखा था, और उसमें एरर था कि वो ग्रेड की जो सैलरी है वो 16 की सैलरी को 0 प्रिंट कर रहा था, और 17 की सैलरी को जो है वो इंक्रीज सैलरी बढ़ाकर दिखा रहा था। एक्चुअल जो 17 की होनी चाहिए वो नहीं आनी आ रही थी, वो 8,000 का कोई डिफरेंस था, इतनी चीज़ों का। तो ये हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो पहले तो हम चाहते हैं कि ग्रेड 16 का देखें, तो हम यहाँ पे कहीं पे ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं। ब्रेक पॉइंट लगाना कैसे? आप इधर मोस्ट लेफ्ट साइड के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको एक डॉट नज़र आएगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लग जाएगा। ब्रेक पॉइंट मतलब कि अब आपका प्रोग्राम जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आके स्टॉप कर जाएगा। यहाँ पे आके मतलब कि सी आउट नज़र आएगा हमें, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, उसके बाद प्रोग्राम रुकेगा। फिर मैं उसको कहूँगा तो वो फर्दर मूव करेगा, अदरवाइज वो मूव नहीं करेगा। तो आप ब्रेक पॉइंट किसी भी जगह पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, मल्टीपल ब्रेक पॉइंट्स भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद आप रन पे आएंगे, स्टार्ट डीबगिंग करेंगे। जब आप स्टार्ट डीबगिंग करेंगे, ये जो रेगुलर प्रोसेस है उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि इसने डीबगर अटैच करना होता है। और वंस ये हो जाएगा तो ये नीचे आपको जो कमांड लाइन जिस तरह हम चला के देखते थे वही यहाँ पे हमें नज़र आ रहा होगा, कोड यहीं पे नज़र आएगा हमें एग्जीक्यूट होने के बाद। चलिए, ये किसी वजह से जो है वो एरर आ रहा है, तो अभी दोबारा इसको ट्राई करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे अब जो है मेरे से पूछा है एंटर ग्रेड ऑफ एम्प्लॉय। देखें ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है और सी इन भी कर रहा है,
क्योंकि ब्रेक पॉइंट यहाँ पे नहीं लगा हुआ, अभी प्रोग्राम रेगुलरली जिस तरह उसको चलना है वैसे ही चल रहा है। मैं यहाँ पे ग्रेड एंटर करता हूँ 16 और इसके बाद मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो एंटर हो जाएगा। अब आप देखें कि प्रोग्राम यहाँ पे इसने येलो कर दिया है। येलो का मतलब कि अब प्रोग्राम यहाँ पे स्टॉप्ड है। अब मैं यहाँ पे कोई चीज़ एंटर करूँगा ना तो मैं एंटर नहीं कर सकूँगा। क्यों नहीं एंटर कर सकूँगा? अभी सीन की कमांड नहीं चली। सीन की कमांड चलेगी तो वो मेरे से पूछेगा। तो अब आप इसका जो है वो एडवांटेज देखें कि आपको राइट साइड पे यहाँ पे देखें वेरिएबल्स की विंडो नज़र आ रही है। यहाँ पे वो आपको तमाम वेरिएबल जितने अभी तक यूज़ हुए हैं तमाम की वैल्यूज दिखा रहा है। यहाँ पे बता रहा है ग्रेड की वैल्यू अभी तक यूजर ने 16 एंटर की है, सैलरी में अभी तक 0 है और न्यू सैलरी में अभी तक 0 है। इसी तरह आप किसी भी वेरिएबल के ऊपर पॉइंटर लेके जाएंगे वहाँ पे भी आपको वो वैल्यूज दिखा देगा। तो इसका ये एडवांटेज है कि अब आप जो ड्राई रन कर रहे थे अपने पेपर के ऊपर उसको आप यहाँ पे बहुत इफेक्टिवली और बड़ा इजीली कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे रुक गया। अब मैं चाहता हूँ कि यूजर एंटर करे और नेक्स्ट लाइन पे आए। तो यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं आपको ये 4 टैब्स नज़र आ रही हैं इस जगह पे। ये जहाँ पे एक प्ले का बटन है, जिस तरह मूवी की प्ले का होता है, इसी तरह एक बटन है विच इज़ कॉल्ड स्टेप ओवर। आप F10 से भी ये कर सकते हैं। एक बटन है स्टेप इनटू, एक बटन है स्टेप आउट। अच्छा, स्टेप इनटू और स्टेप आउट के जो हैं ये जब हम फंक्शंस यूज़ करते हैं तो फिर ये वाले हम ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसे स्टेप ओवर करते हैं, मतलब कि आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चले जाओ। तो ये क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट किया इसने, सीन सैलरी। अब यहाँ पे जो है मैं सैलरी एंटर कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे सैलरी एंटर कर दी, लेट्स से 1200। अब मुझे इसके ऊपर 10% डिस्काउंट देना है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा जैसे ही, तो स्टेप ओवर के बाद अब दोबारा वो इस लाइन पे आकर रुक गया। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अब हम देखते हैं कि ग्रेड 16 होने की वजह से सैलरी तो 1200 से बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअली जो मुझे आउटपुट नज़र आ रही है वो 0 आ रही है। तो वो क्यों आ रही है? अब हम इसको यहाँ पे स्टेप आउट करते हैं तो हुआ क्या आप देखें, यहाँ पे उसने कंपैरिजन किया, ग्रेड की वैल्यू 16 थी, ये वाली कंडीशन जो है 16 ट्रू नहीं हुई। तो यहाँ पे अब हमें पता चलना जाना चाहिए कि इस कंडीशन में नहीं जा रहा, तो यहाँ पे उसमें इस कंडीशन में भेजने के लिए यहाँ पे देयर शुड बी इक्वल, तो हमें इक्वल लगाना चाहिए था। ये हमें आइडेंटिफाई हो गया कि इसकी वजह से है। और ऑफ कोर्स ये वाले प्रोग्राम में तो शायद आप देख के भी आइडेंटिफाई कर लें, लेकिन उन प्रोग्राम्स में जिनमें आपको देख के नहीं पता चलता फिर उसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो इस तरह हम उससे हेल्प ले लेते हैं। अच्छा, ये वाला कोड अब नहीं एग्जीक्यूट होना चाहिए क्योंकि 16 नहीं है, तो एटलीस्ट ये वाला कोड नहीं एग्जीक्यूट हो रहा। और इसके बाद क्योंकि अभी देखिए न्यू सैलरी में क्योंकि कोड ही नहीं एग्जीक्यूट हुआ और न्यू सैलरी अपडेट ही नहीं हुई, तो न्यू सैलरी की जो वैल्यू है वो 0 है। और जब हम इधर प्रिंट कर रहे हैं दी न्यू रेज सैलरी, तो वो यहाँ पे 0 ही प्रिंट कर रहा है और इस वजह से वो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे अगर मैं हम प्रोग्राम चेंज कर दें और इधर इक्वल लगा दें तो फिर ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, ये तो ठीक हो गया, हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, टर्मिनेट हो गया। और उसके बाद आप प्ले के पे अगर आप अब सारे प्रोग्राम को आप चाहते हैं बिल्कुल कंप्लीट चल जाए और ख़त्म हो जाए तो फिर आप प्ले पे क्लिक कर दें। तो इससे हमें ये समझ लगे कि ये 16 में क्यों प्रॉब्लम था। चलें अभी हम देखते हैं कि 17 वाला क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। 17 में तो इक्वल भी लगा हुआ है, तो उसमें क्या मसला हो रहा है। तो 17 पे मैं ब्रेक पॉइंट इधर लगाता हूँ, तो इसको हम जो है बल्कि इधर भी ब्रेक पॉइंट लगा रहने देते हैं। तो इसको हम दोबारा रन करते हैं। अच्छा, अब वो कह रहा है कि एंटर ग्रेड करें, इसमें हम ग्रेड एंटर कर देते हैं 17 दिस टाइम और उसकी सैलरी एंटर कर देते हैं लेट्स से 100,000। ये यहाँ पे अगेन यहाँ पे आ रहा है प्रोग्राम, ऑफ कोर्स वहाँ पे आना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए। अब जब स्टेप आउट करता हूँ ना, स्टेप ओवर, तो आप देखें कि वो इसमें चला गया, इस इफ में। इसको इस इफ में नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि ग्रेड तो 17 का है, अब वो इसमें भी चला गया। तो उसको इधर आना चाहिए था, ना कि उसको इस इफ में जाना चाहिए था। अब क्या हो रहा है, वो प्रोग्राम चल रहा है और उस प्रोग्राम में वो सैलरी को इंक्रीमेंट यहाँ पे उसका जो है वो न्यू सैलरी में वो भी इंक्रीमेंट हो रहा है। और उसके बाद जैसे ग्रेड 17 आता है तो अब भी वो प्रोग्राम चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल है। और यहाँ पे पहले वाली जो सैलरी है, न्यू सैलरी है, वो ऑलरेडी अपडेटेड हो गई है
और वो उस वजह से आप यहाँ फिर न्यू सैलरी को दोबारा हम जो है वो अपडेट कर रहे हैं। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से हमें जो करेक्ट रिजल्ट्स इसके अंदर नज़र नहीं आ रहे। तो अभी हम जो चाहते हैं कि वो ये ठीक करें, वो एक अलग बात है, हम ठीक कैसे करेंगे, लेकिन इस तरह हमें डीबगर जो है वो हेल्प करता है कि सीक्वेंस ऑफ फ्लो, एक्चुअल फ्लो तो हम जो चाहते हैं उस तरह हमारा प्रोग्राम नहीं चल रहा, उसकी वजह से मे बी एरर आ रहा हो, मे बी ना आ रहा हो, लेकिन हमें इससे कम से कम डीबगर से एग्जैक्टली ये पता चल रहा है कि अभी एरर जो है वो इसका फ्लो क्या था, और जिस इसके फ्लो की वजह से वो इसमें एंटर हो रहा है, यहाँ पे हमें कोई फर्दर कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी या क्या करना पड़ेगा, ये एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन अभी हमें इस फ्लो की समझ आ गई है कि यहाँ पे इसको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन प्रोग्राम इधर जा रहा है। इससे हम फ्यूचर के अंदर अब इस प्रोग्राम को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज होता है डीबगिंग का। अब डीबगिंग इसको कन्फिगर करना के कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स मैं आपको दोबारा स्लाइड में जाता हूँ और वहाँ से मैं आपको गाइड करता हूँ कि उस स्टेप्स हम कैसे कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको शेयर करता हूँ। और दोबारा से शेयर करते हैं दिस स्लाइड। अच्छा जी, ये स्लाइड शेयर हो गई है आप लोगों से। तो इस पे आपने विजुअल सोर्स कोड को कैसे कॉन्फ़िगर करना है उसकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ से आप, ये बड़ा सिंपल सा आर्टिकल, आप इसे पढ़ लेंगे तो बहुत इजीली इसको जो है वो कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो ये यूआरएल है इसका, ये देख लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपने विजुअल सोर्स कोड में कॉन्फ़िगर कर लें, क्योंकि अभी हम ऑनवर्ड जो भी प्रोग्राम्स करेंगे उनके लिए डीबगिंग के लिए ये एक रिक्वायरमेंट होगी, आपको बार बार जो कोड में डीबग करेंगे, क्योंकि कोड नेचुरली हमारा बढ़ता जा रहा है और ये से भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो फिर आपको मैनुअल डीबगिंग से बहुत ज़्यादा इश्यूज आएंगे। तो काइंडली इसको अच्छे तरीके से इंस्टॉल कर लें। अगर आपको इंस्टॉलेशन में या किसी किस्म में कोई प्रॉब्लम है तो आप लेक से कांटेक्ट कर लें, लेक को मैं बता दूंगा। लेकिन वैसे ये बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम इसकी एक वीडियो बनाकर भी अपलोड कर सकते हैं कि ये कैसे जो है वो डीबगिंग के ऊपर आपने कॉन्फ़िगर कैसे करना है। तो अभी के लिए अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लें, अदरवाइज फिर मैं अटेंडेंस आपकी ले लेता हूँ। ठीक है मोहित, आपका माइक नहीं काम कर रहा, लेकिन काइंडली ना बच्चों आप लोग अपना माइक वगैरह और कोई ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पे आपको बात हो सकती हो। अदरवाइज इसमें सेटिंग में ना इंटरेक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है तो मुश्किल होगा। तो आप लोग काइंडली कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। 46 आपका हैंड रेज है, अगर क्वेश्चन है पूछ लें, अगर पहले किसी वजह से रेज है तो उससे अनरेज कर लें। दोबारा अनरेज करना है उसी जगह पे क्लिक करके दोबारा अनरेज होगा, जो हाथ नीचे करना है तो। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बच्चे बताएं। सर जब ग्रेड 17 होगा तो न्यू सैलरी की वैल्यू जो उसमें आएगी वो तो पिछली वाली ओवरराइट हो जाएगी ना, तो फिर उसमें चेंज क्यों आएगा? अच्छा असद, अभी तो मैंने स्क्रीन को क्लोज कर दी है, तो आप मे बी ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी उसमें प्रॉब्लम ये था कि हमारा कोड 16 वाले उसमें जा रहा था उस बॉक्स में, ठीक है, तो वो नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। अब वो एक्चुअल अभी ये इशू नहीं है, अब मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, हो सकता है उस प्रोग्राम को मैंने ना बाद में करेक्ट कर दिया हो जब ऑनलाइन लेक्चर इससे पहले जो रिकॉर्ड करवा रहा था तो उसमें, तो वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो उसमें आप ठीक कह रहे हो कि मुझे भी ऐसे ही लगा जब मैंने उसको एग्जीक्यूट किया तो उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है जो हमने आइडेंटिफाई किया है, वो आइडेंटिफाई ये किया है कि प्रोग्राम जब हमने ग्रेड 17 एंटर किया है तो इट शुड नॉट गो इनसाइड दी ब्लॉक ऑफ दी 16 ग्रेड। तो ये है तो असल में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वो डीबगर को देख लें, डीबगर हमें क्या बताता है, डीबगर से हमें क्या हेल्प हो सकती है। ऑफ कोर्स आप ठीक कह रहे हो उस पॉइंट पे, ठीक है। ओके सर।
अच्छा मैं अटेंडेंस करता हूँ, फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और यू कैन आस्क द क्वेश्चन। साथ साथ मैं आंसर करता हूँ, साथ साथ अटेंडेंस मैं बोलूँगा, आप जिसका रोल नंबर होगा वो साथ साथ बताता जाए कि वो है बाद में, क्योंकि आपकी अटेंडेंस जैसे आप लॉगिन होते हैं तो ये टीम भी हमें बता देती है कि कोई बच्चा किस वक्त लॉगिन हुआ है, कब हुआ है, तो हम बाद में वेरीफाई कर लेंगे कि क्या वो बच्चे थे या नहीं थे। अगर किसी बच्चे का माइक नहीं चल रहा तो वो काइंडली उसमें सेंड कर दें, चैट के अंदर सेंड कर दीजिएगा, आपने यस सेंड कर दें। अच्छा जी, रोल नंबर 9। यस सर। 3 प्रेजेंट सर। 6 प्रेजेंट सर। 5 Present. 1। प्रेजेंट सर। अच्छा उमैर, काइंडली आप ज़रा नोट डाउन कर लें, वो जो अगर कोई बच्चा टेक्स्ट पे सेंड करेगा ना, जिस तरह मोहित का आई थिंक माइक नहीं चल रहा, तो आप मुझे बता दीजिएगा। वो मैं अभी वो स्क्रीन मेरे सामने नहीं है, अटेंडेंस पर है। CS2 Present, sir. 8 CS8। बच्चे काइंडली अपना माइक जो है वो म्यूट कर लें, वो नॉइज आ रहा है। 17 प्रेजेंट सर। 23 प्रेजेंट। 18 26 प्रेजेंट सर। 25 27 39 प्रेजेंट सर। 30 प्रेजेंट। 31 24 Present, sir. 15 प्रेजेंट। 28 11 प्रेजेंट सर। 12 माइक। Present, sir. 14 प्रेजेंट सर। 16 प्रेजेंट। 13 20 37 22 32 प्रेजेंट। 33 प्रेजेंट सर, उसका माइक नहीं था। 34। ठीक है, 34 प्रेजेंट। 19 प्रेजेंट सर। 36 44 प्रेजेंट सर, उसका भी माइक नहीं था। 40 45 प्रेजेंट सर। 42 43 प्रेजेंट सर। 47 41 48 इसका माइक खराब है। ठीक 46 प्रेजेंट 41 का माइक खराब है सर। 48 का 41 का मैं तो प्रेजेंट हूँ सर। 48 ठीक है, 46 का खराब। प्रेजेंट 41 46 ठीक है 49 प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। ठीक है 19 CS152 प्रेजेंट सर। CS10 यस सर। 29 प्रेजेंट सर। 21 प्रेजेंट सर। 86 86 Yes, sir. काली पेन पे ही शेर सब कुछ है। 139 18 CS139
ट्रांसपोर्ट का एक बच्चा हमारे पास आता है, वो है क्लास में? सर 41 भी प्रेजेंट है। ठीक है मैम, वो मुझे समझ लगी थी, वो मैंने लगा दिया उनके ऊपर। ओके थैंक यू। ट्रांसपोर्ट का एक बच्चा है वो, ठीक है बच्चे, आप भी इधर उधर मैसेज कर दें टेक्स्ट पे कि आप हैं, क्योंकि आपका दूसरी जगह मुझे अटेंडेंस लगानी है। ठीक है सर। चलिए ठीक है बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन बाद में भी हो, हम कोशिश करेंगे इस वीडियो को अपलोड भी कर दें, तो फिर भी हो तो आप यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप, तो आई विल ट्राई कि उनका आंसर किया जाए। कल की क्लास काइंडली सब लोग अपने माइक वगैरह जो है वो कुछ अरेंज कर लें। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हमने देखना है फाइल्स के अंदर डाटा किस तरह स्टोर किया जाता है, तो इसलिए अगर कोई क्वेश्चन होता ताकि हम जितना इंटरेक्टिव इसको बना सकें उतना बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर है। ओके बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।